और कशिश न्यूज पर कांग्रेस नेता तारिक अनवर जुड़ गए। हमारे ब्यूरो चीफ अशोक मिश्रा उनके साथ है, सीधे लिए चलते हैं। धन्यवाद उर्वशी। समूचे देश में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने 2024 की तैयारी शुरू कर दी है। हमारे साथ हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, एआईसीसी के महासचिव, पूर्व सांसद तारिक अनवर जी। आइए हम सीधे बात करते हैं। कांग्रेस ने अभी से ही 2024 की तैयारी शुरू कर दी है, क्या है ये? नहीं, देखिए, हर राजनीतिक दल अपने हिसाब से तैयारी तो करती है। 2024 में बहुत देर नहीं है और जिस तरह की चुनौती है कांग्रेस के सामने, क्योंकि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, ध्रुवीकरण की राजनीति है, सब लोग इस बात को जानते हैं। धार्मिक उन्माद पैदा करना, देश के माहौल को बिगाड़ कर उसका राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश अभी हम लोगों ने देखा। रामनवमी के अवसर पर पूरे देश में एक साथ जिस तरह से माहौल बिगड़ा, तो उसके विपरीत हम लोगों को अपनी तैयारी करनी होगी। अगर 2024 का चुनाव अगर पूरी मजबूती से लड़ना है तो ज़मीनी जो सच्चाई है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। प्रशांत किशोर की टीम का सहयोग लिया जा रहा है। प्रशांत किशोर जी लगातार सोनिया गांधी जी के साथ बैठक कर रहे हैं, आप लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं। क्या बना है, क्या 2024 को फतह करने के लिए कुछ उस तरह की रणनीति बनी है, कुछ उस तरह का स्क्रिप्ट बना है क्या? देखिए, प्रशांत किशोर जी स्वयं उन्होंने ये इच्छा जाहिर की है कि वो कांग्रेस की मदद करना चाहते हैं, कांग्रेस की सहायता करना चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन भी दिया है, अपना कुछ जो सुझाव है, जो प्रस्ताव है आगे 2024 के लिए क्या होना चाहिए, कांग्रेस को किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, वो तमाम एक विस्तार से उन्होंने सारी योजना कांग्रेस नेतृत्व के सामने रखा है। और कांग्रेस नेतृत्व ने एक जो हाई पावर कमेटी होती है पार्टी की, उसको ये काम सौंपा है कि आप इसके तमाम जो प्रस्ताव है उस पर विचार करिए और अगर वो पार्टी हित में है तो उसको हम लोग आगे उस पर विचार करेंगे। प्रशांत किशोर के आते ही जो कई बड़े कांग्रेसी जैसे दिग्विजय सिंह या कुछ ऐसे नेता थे जिनको एक तरह से दरकिनार कर दिया गया, लेकिन अब हाई लेवल की कमेटी में उन लोगों को फिर से बुलाया गया, बैठक हुई, फिर उन लोगों को जिम्मेदारी दी रही। क्या कांग्रेस चाहती है कि 2024 से पहले जितने भी वरिष्ठ नेता हैं जो कहीं भी इधर उधर नाराज होकर गए हैं या सक्रिय नहीं, उनको सब फिर एक मंच पर लाया जाए, फिर जैसे गुलाम नबी आज़ाद जी जैसे हों या अन्य लोग जो हैं? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस से नेतृत्व का जहाँ तक सवाल है, सोनिया जी का जहाँ तक सवाल है या राहुल जी का सवाल है, ये सबको लेके चलने में विश्वास करते हैं और कोई वहाँ कोई गुट के आधार पर या पसंद या नापसंदगी के आधार पर किसी को कोई काम की जिम्मेदारी दी जाती है, ऐसा नहीं है। देखिए, जिसकी जहाँ उपयोगिता है उसका इस्तेमाल ज़रूरी है और हमको लगता है कि कांग्रेस पार्टी वो काम करती है। चाहे वो दिग्विजय जी हो, चाहे गुलाम नबी आज़ाद साहब हो, कोई भी हो, ये सब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और सब लोग का अपनी अपनी एक भूमिका है। 2024 के पहले कहा जा रहा है कि वो राजस्थान के उदयपुर में एक बड़ी बैठक आप लोगों की होनी चाहिए जा रही है, उसमें कांग्रेस समीक्षा करेगी हार के कारणों की, आगे कैसे रणनीति बनेगी, क्या है वो? तो वो चिंतन शिविर है। ये कांग्रेस की पहले भी परंपरा रही है कि हम लोग समय समय पर चिंतन शिविर लगाते रहे, इंदिरा जी के वक्त से, और उसके बाद भी लगातार ये काम हुआ है। सोनिया जी ने भी कई बार इस तरह का शिविर बुलाया है, लेकिन इधर कई सालों से ये काम नहीं हुआ था। तो लोगों की राय थी, जो वर्किंग कमेटी हमारी है उसकी राय थी, उसका मशवरा था कि एक चिंतन शिविर लगाया जाए और देश के तमाम जो प्रमुख कांग्रेस नेता हैं, लीडरशिप है, उसको उसमें बुलाया जाए और ये चिंतन हो कि किस तरह से आने वाले समय में कांग्रेस को जो कांग्रेस के सामने जो चुनौतियां हैं उसका कैसे मुकाबला किया जाए, उसकी रणनीति तैयार हो। तो मैं समझता हूँ कि उसी के लिए वो शिविर
का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस कैसे मजबूत होगी? कई ऐसे राज्य हैं जहां आपके प्रदेश अध्यक्ष अभी मजबूत नहीं हैं भी, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। वहां पूरी की पूरी कमेटी का गठन होना है। वैसी जब टीम ही मजबूत नहीं होगी तो फिर 2024 का फतह कैसे हासिल करें? खासकर बिहार के संदर्भ में अगर बात करें तो कब तक अध्यक्ष जी ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अभी तक न स्वीकार हुआ है न उनको अस्वीकार किया गया। नहीं, देखिए ऐसा है कि ये बात बिल्कुल सही है कि संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, ये बहुत गंभीर एक प्रकार की चुनौती भी हमारे सामने है, प्रश्न भी है। तो उसको लेकर हम लोग बातचीत आपस में कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और पूरे देश के अंदर कांग्रेस को ज़मीनी तौर पर मजबूत कैसे किया जाए, उसके लिए एक ब्लूप्रिंट या रोड मैप तैयार किया जा रहा है। और कोशिश यही होगी कि हर राज्य के अंदर एक मजबूत नेतृत्व दिया जाए, तमाम समीकरणों को देखते हुए, क्योंकि हर राज्य की अपना अपना समीकरण है, जातीय समीकरण है, क्षेत्रीय समीकरण है, उन चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि जो कमियां हैं, हम मानते हैं कि कांग्रेस में अभी बहुत सारी कमी है, और हमें इस बात की आवश्यकता है, ज़रूरत है कि राज्य स्तर पर संगठन को मजबूत किया जाए। बिहार में भी मदन मोहन झा जी ने अपना इस्तीफ़ा एक तरह से पेशकश किया है उन्होंने, और कांग्रेस पार्टी उस पर विचार कर रही है आगे कैसे बिहार के अंदर एक मजबूत एक कलेक्टिव लीडरशिप जिसको हम कह सकते हैं वो दिया जाए, ताकि सब लोग सामूहिक रूप से उस जिम्मेदारी का निर्वाह कर सकें। क्या उम्मीद है बिहार में कोई युवा चेहरा जातीय समीकरण के अनुसार कोई मजबूत चेहरा बनाएंगे क्या? चूँकि कांग्रेस में कहा जाता है कि पुराने कांग्रेसी ही चाहते हैं कि नए युवा चेहराओं को नहीं आने दें। आप तो युवा से ही रहें, युवा के अध्यक्ष रहें, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहें, आपने तो सब कुछ देखा। क्या आप लोग भी कोशिश करेंगे कि एक नया युवा चेहरा बिहार का नेतृत्व? देखिए, ऐसा नहीं है, कांग्रेस ने हमेशा युवा चेहरे को आगे रखा है। मैं अपने बारे में कह सकता हूँ कि 37 साल की उम्र में जब बिहार और झारखंड एक राज्य था, बहुत बड़ा राज्य था, और उस राज्य का मुझे उस समय राजीव गांधी जी कांग्रेस अध्यक्ष थे, उन्होंने बिहार की जिम्मेदारी बिहार के अध्यक्ष के रूप में हमें दी थी, और हमने काम भी किया था। तो ऐसा नहीं, हम लोग लगातार कांग्रेस पार्टी जो कह सकते हैं कि युवा नेतृत्व को या सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप को हमेशा आगे हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया है। लेकिन कभी कभी अनुभवी व्यक्ति की भी ज़रूरत होती है, उनका जो अनुभव है, उनका जो एक्सपीरियंस है, वो भी पार्टी के लिए बहुत मुफीद साबित होता है। तो हम लोग इस तरह का एक संतुलन बनाकर चलेंगे, कोशिश करेंगे कि एक जो बुज़ुर्ग हैं उनका भी समर्थन मिले, उनका भी सहयोग मिले, उनके अनुभव से हम फ़ायदा उठाएं, और नौजवानों का जो जोश है, जो उनके अंदर ऊर्जा है, उसका भी पार्टी इस्तेमाल करे। नीतीश कुमार के बारे में कभी इफ्तार पार्टी में शामिल होना, अमित शाह जी से मिलना, कभी उपराष्ट्रपति, कभी राष्ट्रपति, कभी महागठबंधन वाले कहते हैं उनका गेट खुला हो। क्या लगता है कि नीतीश कुमार की जो ये राजनीति है क्या है, कहीं न कहीं वो आप लोगों के साथ आना चाहते हैं, या आप लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार आ जाए? देखिए, ऐसा है कि ये तो वही बताएंगे, लेकिन नीतीश जी की तो राजनीति शुरू से ऐसी रही है। अभी कुछ ही दिनों पहले वो महागठबंधन में शामिल हुए थे, फिर महागठबंधन से फिर रातों रात उनकी वापसी हो गई, और फिर वो एनडीए में चले गए। आगे वो क्या करेंगे, क्या उनका भविष्य होगा, ये कहना मुश्किल है। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी के और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो एक संबंध था वो अब नहीं रहा है, उसमें कहीं ना कहीं दरार पड़ चुका है। अब वो दरार आगे चलकर क्या शक्ल इख्तियार करेगा, ये अभी कहना मुश्किल है। एक अंतिम सवाल, समूचे देश में जिस तरह से सांप्रदायिक माहौल को लेकर के यह कहा जा रहा है कि बीजेपी अपना जो कोर वोट है उसको वो मजबूत करने में लगी है, और कांग्रेस के जो वोटर रहे हैं वो धीरे धीरे दरकिनार होते हैं, कांग्रेस भी मुखर होकर के क्यों नहीं सामने आ रही है? जहांगीरपुरी का अगर मामला आप ले लीजिए, या सिविल कोड की जो बात की जा रही है, या बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, क्यों कांग्रेस के नेता मुखर होकर के अपनी बात नहीं रख रहे हैं, क्यों नहीं खुल करके आ रहे हैं? यूपी का चुनाव होता है, अखिलेश यादव अल्पसंख्यकों का वोट ले जाते हैं, बिहार की बात होती है तो आरजेडी अपने खाते मानती है, फिर कांग्रेस
के सामने ऐसी क्या मजबूरी है? आप अल्पसंख्यक के बड़े चेहरे रहे हैं, आखिर यह क्या मजबूरी है कांग्रेस? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की हमेशा ये कोशिश रहती है कि उनके पीछ पर जाकर हम राजनीति करें, कांग्रेस पार्टी राजनीति करे, क्योंकि उनका जो पीछ है वो धार्मिक पीछ है। वो चाहते हैं कि इसी में लोगों को उलझाए रखें, चाहे वो राम मंदिर से ले लीजिए, फिर क्या कहते हैं 370 की बात करते हैं, कभी कभी कॉमन सिविल कोड की बात करते हैं, कभी हनुमान चालीसा की बात करते हैं। तो ये सब चीज़ उनका ये है कि इससे ये लोगों को भ्रमित भी करना चाहते हैं, देश को भी भ्रमित करना चाहते हैं। उनका ये उद्देश्य होता है कि जो मूल समस्या है देश के सामने, चाहे गरीबी है, बेरोज़गारी है, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, ये तमाम जो ऐसी समस्याएं हैं, या किसानों का मामला है, ये सवाल न उठे और लोग इसी तरह से धार्मिक उन्माद के बीच में उलझे रहें और उसका हम लाभ उठा लें, उसका जो है ध्रुवीकरण करके आगे राजनीति कर। अभी तक वो यही कर रहे हैं, 2014 से जो हम देख रहे हैं वो यही काम कर रहे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों को ये बात समझ में आने लगी। उत्तर प्रदेश में भले ही वो कहें कि उनकी बहुत बड़ी कामयाबी हुई, लेकिन 71 सीट उनको कम आई है विधानसभा में, और वहाँ भले ही सरकार नहीं बनी विपक्ष की या अखिलेश यादव की, लेकिन ये हकीकत है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी नुकसान हुआ है। आप देखिए, अभी 4 राज्यों में उपचुनाव हुए, चारों जगह वहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। बिहार में भी हार गई, विपक्ष का उपचुनाव में कामयाबी मिली। तो ये दावा करना, ये कहना कि हम हर जगह चुनाव जीत रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और जहाँ भी चुनाव हुआ, जहाँ उनकी सरकार थी, उत्तराखंड को ले लीजिए आप, वो क्या कहते हैं, गोवा ले लीजिए, जहाँ भी लीजिए, उनकी संख्या घटी है, बढ़ी नहीं है। कांग्रेस बिहार में क्यों आरजेडी की बी टीम, जहां भी देखें आप फ्रंट पर नहीं, आप पीछे पीछे जाना चाहते हैं, आरजेडी कुछ शेयर दे दे, कोई कुछ सीट हमको दे दे, हम गठबंधन बना। आखिर क्या मजबूरी है इसी कांग्रेस की कि आरजेडी की बी टीम बन करके रहना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस से आइडियोलॉजी से चलती है, एक विचारधारा से चलती है। हमारी जो विचारधारा है वो धर्मनिरपेक्षता है। देश में धर्मनिरपेक्षता को बचाने की जिम्मेदारी, क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसने देश की आज़ादी की लड़ाई की अगुवाई की थी, और देश का जो आज संविधान आप देख रहे हैं, जो स्वरूप देख रहे हैं, वो कांग्रेस की देन है। उसको बचाना है। तो हमें कभी कभी जो समान विचारधारा की जो पार्टियां हैं, उनके साथ हाथ मिलाना पड़ता है, उनके साथ चलना पड़ता है। लेकिन आपका कहना सही है कि कांग्रेस पार्टी बिहार में एक समय में बहुत मजबूत पार्टी हुआ करती थी, हमारा यहाँ शासन हुआ करता था, लेकिन आज हम दूसरे नंबर की पार्टी बने हुए हैं। और हमारी ये कोशिश होगी, कांग्रेस पार्टी का ये प्रयास रहेगा कि बिहार में भी हमारा संगठन फिर से मजबूत हो और हम किसी के बैसाखी पर निर्भर ना रहें। ये हम लोग की कोशिश रहनी चाहिए। जल्द अध्यक्ष मिल जाएंगे बिहार को नया? मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी उस पर कार्रवाई हो रही है, चिंतन हो रहा है, और वो हाईकमांड के अधीन विचाराधीन है, तो वो कभी भी उसका फैसला आ सकता है। धन्यवाद। तो ये थे तारिक अनवर जी, राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस के, और इन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी है। चाहे वो आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के का जो 2024 की जो रणनीति है उस पर, या बिहार में जो कांग्रेस की हैसियत है उस पर। हम फिर वापस चलते हैं स्टूडियो। धन्यवाद उर्वशी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए अशोक जी। तो तारिक अनवर से वरिष्ठ सहयोगी अशोक मिश्रा जी की खास बातचीत हुई। और